दिस इज डे 2 ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो सबसे पहले कल हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था ईआर डायग्राम्स को लेके, राइट। आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट डिस्कशन टुडे इटसेल्फ। तो आज वापस से वो एक बार ईआर डायग्राम्स वाला देखेंगे थोड़ा और डिटेल में। उसके पहले एक बहुत ही क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम डीबीएमएस पढ़ रहे हैं और कुछ लोगों ने खैर पढ़ा हुआ है पहले भी। तो एक बहुत ही क्विक रिवीजन कर लेते हैं सो दैट आप लोगों को आगे के लिए आज का पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डीबीएमएस हमारा जो बनता है वो 4 वर्ड से बनता है, डेटा बेस मैनेजमेंट एंड सिस्टम, जिसमें डेटा क्या होता है, जो भी आपके रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ऑल दिस इज योर डेटा। अगर मैं एग्जांपल आपको लेके बताऊं डेटा क्या होता है, तो सपोज मेरी क्लास में 300 स्टूडेंट्स हैं, तो 300 स्टूडेंट्स सभी के रोल नंबर होंगे, सभी के नाम होंगे, आप लोगों का एज होगा, आप लोगों का जेंडर होगा वहां पे, राइट। आपका आधार कार्ड नंबर भी हो सकता है, आपके फादर की डिटेल, आपके मदर की डिटेल, फादर का फोन नंबर, मदर का फोन नंबर, आपकी क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं। सो ऑल दिस इज माय डेटा, राइट। तो इस डेटा को जब मैं प्रोसेस कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरी क्लास में 70% मेल है एंड 30% फीमेल्स हैं, राइट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच आई एम गेटिंग फ्रॉम माई डेटा। तो मैंने उस डेटा को क्या करा, उस डेटा से मैंने इंफॉर्मेशन निकाली, ठीक है। मैंने देखा कि 300 स्टूडेंट्स में से मेरे पास 210 मेल्स है ना। तो इसीलिए मैं बोल सकूंगा कि 70% मेल्स हो गए मेरे पास, क्योंकि 300 में से 210 मेल्स है मेरे पास, है ना। तो इस टाइप का अगर मैं कुछ एनालिसिस करता हूं तो मेरे पास उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का एज का डेटा है, और अगर मैं एवरेज एज निकालता हूं उसकी, राइट, सारी क्लास की एवरेज एज निकालता हूं, तो वो भी एक इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में आई होप आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर रॉ है हमारे पास कुछ, तो दैट इज डेटा। अगर उसको कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें से कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, दैट इज योर इंफॉर्मेशन। अब ये जो डेटा होता है इसको हम स्टोर कहाँ पे करके रखते हैं, डेटाबेस में रख के करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस क्या हो गया, एक तरीके का सॉफ्टवेयर हो गया जहां पे आप अपने डेटा को स्टोर करके रख रहे हो। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया which provides you some capabilities। वो आपको कुछ capabilities प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर भी कर सकते हो। उसमें अगर आपको कुछ ऐड करना है ऐड भी कर सकते हो, कुछ डिलीट करना है यू कैन डिलीट इट ऑल्सो, और इफ यू वांट टू अपडेट इट यू कैन अपडेट दैट ऑल्सो, है ना। तो डीबीएमएस का काम क्या है, एडिशन ऑफ डेटा, डिलीशन ऑफ डेटा एंड अपडेशन ऑफ डेटा, ठीक है। स्टोर तो उसने कर लिया, राइट, लेकिन आपको ये एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज भी डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था कि डीबीएमएस आल्सो प्रोवाइड्स यू विद सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन। तो उसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल कोई भी अगर एक्सटर्नल इंडिविजुअल आपके डेटा को एक्सेस करना चाहता है, ही और शी इज नॉट अलाउड टू एक्सेस दैट डेटा, ठीक है। अगर बाहर से किसी को डेटा को एक्सेस करना है वो अलाउड नहीं होता है वहां पे, राइट। एंड सपोज इफ कल मैंने एक एग्जांपल लिया था कि जैसे स्टूडेंट का डेटा है, फैकल्टी का डेटा है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स में जो एम्प्लॉयज हैं उनका डेटा है। तो स्टूडेंट को फैकल्टी का डेटा अलाउड नहीं होगा एक्सेस करना, राइट। स्टूडेंट कैन नॉट सी फैकल्टी की सैलरी, फैकल्टी का फादर का नेम, मदर का नेम, है ना, क्योंकि वो पर्सनल डिटेल्स है फैकल्टी की व्हिच वी डू नॉट वांट टू शेयर इट विद द स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर मैं बात करूं क्या स्टूडेंट्स का डेटा विजिबल होगा फैकल्टी को, बिल्कुल विजिबल होगा। क्यों, क्योंकि एज अ फैकल्टी आई शुड नो कि स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स क्या है वहां पे, है ना। एज अ फैकल्टी आई शुड हैव एन आइडिया कि स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल्स क्या है, राइट। सो फैकल्टी डेटा शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स डेटा शुड बी एक्सेसिबल टू द फैकल्टीज। तो ये इस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था डेटा कंसिस्टेंसी के बारे में। डेटा कंसिस्टेंसी क्या होता है, डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ
किसी एक फॉर्मेट में स्टोर कर रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो 10th अप्रैल लेट्स से 2000 है किसी की डेट ऑफ बर्थ, राइट? 10th अप्रैल 2000 है ना? तो बहुत सारे वेज है डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करने के लिए। कुछ लोग लिखेंगे 10 APRIL 2000, कुछ लोग लिखेंगे 10/4/2000, कुछ लोग लिखेंगे 10 APR 2000, कुछ लिखेंगे 10-04-2000, कुछ लिखेंगे 10-4-2000, है ना? तो देखो सबका इंडिविजुअल वे होता है। तो इससे क्या हुआ, डेटा कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब डेटा क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोगों ने स्टोर कर दिया। लेकिन डीबीएमएस सिस्टम क्या करता है, डीबीएमएस सिस्टम इंश्योर करता है कि जो हमारा डेटा का जो फॉर्मेट है वो कंसिस्टेंट मैनर में रहे। कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा रहे। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया एग्जांपल्स ऑफ डीबीएमएस, है ना? कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस करे थे जिसमें माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, है ना? ये सारे हम लोगों ने डिस्कशन किया था इस पे भी, जिसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो आपका माई एसक्यूएल होता है दैट इज योर अनपेड वर्जन, है ना? इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको जैसे आईबीएम का यूज करना है या फिर आपको पोस्टग्रेस का अमेज़न पे यूज करना है तो यहाँ पे यू हैव टू पे सम मनी फॉर दैट। फिर कल किसी स्टूडेंट ने ये भी डाउट पूछा था कि सर अगर पेड वाला अगर हम डीबीएमएस यूज कर सकते हैं तो विल इट प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज? बिल्कुल, है ना? अगर हम पेड वाला यूज करते हैं तो ऑफ कोर्स इट प्रोवाइड्स यू दी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, बट वही होता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू कंपनी, है ना? जैसे जैसे एसक्यूएल है, एसक्यूएल बहुत लोग यूज करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपकी कंपनी इन्वेस्ट करे पेड डेटाबेस को यूज करने में, है ना? तो इट विल डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी कि कौन सा वो डेटाबेस को यूज कर रहे हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था डेटाबेस वर्सेस फाइल सिस्टम पे। तो मैंने बताया था कि जो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है दैट इज स्टोर्ड इन द टेबुलर मैनर, है ना? टेबल्स की फॉर्म में हमारा जो डेटा होता है वो स्टोर्ड होता है। लेकिन जो फाइल सिस्टम में जो हमारा डेटा होता है दैट इज स्टोर्ड इन द हायरार्किकल मैनर। अब हायरार्किकल मैनर क्या होता है कि आपका कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव होगा, डी ड्राइव होगा, ई ड्राइव होगा। सी ड्राइव के अंदर भी कुछ फोल्डर्स होंगे, उन फोल्डर्स के अंदर भी कुछ सब फोल्डर्स होंगे, है ना? फिर ऐसे ही डी ड्राइव होगा, डी ड्राइव के अंदर भी कुछ फोल्डर्स होंगे, उसके अंदर भी यू विल गेट सम सब फोल्डर्स, अगेन यू विल गेट सम मोर सब फोल्डर्स, है ना? तो इट विल डिपेंड, है ना, कि कौन से हायरार्की में वो जा रहा है, तो इसीलिए उसको हम फाइल सिस्टम बोलते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डीबीएमएस में जो हमारा डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। रिडंडेंसी नहीं होती। रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है? डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी का कैसे रहता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, है ना, दोनों के नाम पुलकित हैं, तो क्या वो डुप्लीकेट डेटा है? हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि भाई दो स्टूडेंट्स के नाम पुलकित हो सकते हैं, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि वो डेटा डुप्लीकेट है कि नहीं? मुझे ऐसे पता चलेगा वो डेटा डुप्लीकेट है कि नहीं जब मैं उनका रोल नंबर चेक करूंगा, राइट? तो इफ आई चेक दैट रोल नंबर 32 is Pulkit Dwivedi and another roll number which is 32 is Pulkit Dwivedi, then I will say that the data is duplicate and DBMS ensure करता है कि इस टाइप के इंस्टेंसेस दैट मींस डुप्लीकेट डेटा कम से कम हो। ओके, समझ में आ गया व्हाट इज रिडंडेंसी का मतलब? समझ में आया आप लोगों को? रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी। तो डीबीएमएस इंश्योर करता है कि देयर शुड बी वेरी लेस रिडंडेंसी। देन यू हैव डेटा कंसिस्टेंसी। मैंने आपको समझाया डेटा कंसिस्टेंसी के बारे में। सो बेसिकली डेटा कंसिस्टेंसी क्या होता है? डेटा कंसिस्टेंसी होता है कि आपका डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में रहे, सेम फॉर्मेट चले अक्रॉस। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ कहता हूं कि 10/4/2000 लिखना है तो सब कोई वैसे ही लिखना होगा, कोई और वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वे, ठीक है?
इट सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स इन कॉन्करेंट एक्सेस। इसका क्या मतलब है? मल्टीपल यूजर्स मतलब बहुत सारे यूजर्स एक ही बार में अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सबको फंक्शनैलिटी नहीं होगी, सबको वहां पे राइट्स नहीं होंगे कि वो सारा डेटा देख सकें। दैट विल अगेन डिपेंड कि कुछ यूजर्स को कुछ राइट्स होंगे देखने की, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को फैकल्टी का नहीं दिखेगा, फैकल्टी को एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं दिखेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को स्टूडेंट का भी डेटा दिखेगा एंड फैकल्टी का भी डेटा दिखेगा। क्वेरी लैंग्वेज, ये चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जो एसक्यूएल की जो आपकी कमांड्स होती हैं अपने डेटा को ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना, सो ऑल दिस इज द पार्ट ऑफ एसक्यूएल एंड उसको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। एंड एट द एंड सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एडवांटेजेस समझ में आई गए होंगे आप लोगों को। डिसएडवांटेजेस की बात हम लोगों ने कल करी थी। डिसएडवांटेजेस मींस कि कॉम्प्लेक्स होता है। भाई देखो, जब इतना काम कोई करके दे रहा है तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, है ना, इतना आसान नहीं है इस चीज को इम्प्लीमेंट करना। तो यस, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, दे आर लार्ज, दे ऑक्यूपाई स्पेस। क्यों आप लोगों ने कल कर ही लिए थे। फिर हमने बात करी थी कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स की मैंने बात करी थी, तो वहां पे हम लोगों ने कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस करे थे। जैसे हार्डवेयर है ना, कोई भी आपका डेटाबेस होगा वो आपके हार्डवेयर आपको चाहिए पड़ेगा। या तो इफ यू स्टोर योर डेटाबेस इन योर लैपटॉप और इफ यू स्टोर योर डेटाबेस इन योर इन योर पीसी, है ना, पर्सनल कंप्यूटर में भी रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो। तो वो जो आपका जो डेटा है दैट कैन बी स्टोर्ड एट हार्डवेयर, ठीक है। फिर एक सॉफ्टवेयर भी उसमें लगता है, डेटा भी उसमें जाता है। प्रोसीजर्स क्या होते हैं? सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी कॉल देम एज प्रोसीजर्स। एंड डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज, दैट मींस एक लैंग्वेज ऐसी जिससे आप ये सारे काम कर पाओगे, है ना। ये सारे कंपोनेंट्स हम लोगों ने डिस्कस करे थे। फिर हम लोगों ने बात करी थी डेटा मॉडल्स की। तो डेटा मॉडल क्या होता है? डेटा मॉडल का ये मतलब होता है कि हाउ योर डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किस तरीके से आपने स्टोर करा हुआ है वो डेटा, है ना। अब डेटा मॉडल्स देखो बहुत टाइप के होते हैं, हायरार्किकल, नेटवर्क, एंटिटी रिलेशनशिप, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट रिलेशनल। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दी डेटा मॉडल्स, क्योंकि इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। We will be only discussing two important data models, which is ER model and relational model. तो ER मॉडल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है? दो एंटिटीज के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है एंड उन एंटिटीज के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द ER मॉडल। अब कुछ लोगों ने जिसने कल ध्यान से सुना होगा उनको पता होगा एंटिटी क्या होती है। सो व्हाट इज एन एंटिटी? एंटिटी कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एनी लिविंग बीइंग, इट कैन बी एनी नॉन लिविंग थिंग, एंटिटी कैन बी एनीथिंग of which you are collecting the data। क्या मतलब हुआ? एंटिटी कुछ भी हो सकती है जिसका आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एंटिटी स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, आप स्टूडेंट्स का अगर डेटा कर रहे हो। एंटिटी आपके एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं जिसका आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। एंटिटी आपका डॉग भी हो सकते हैं, है ना, जिसका आप अगर आप डॉग्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उस केस में एंटिटी आपके डॉग्स होंगे। अगर आप कैट का डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो एंटिटी आपकी कैट्स होंगी। अगर आप कार्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो एंटिटी आपकी कार हो जाएगी वहां पे, है ना। सो एंटिटी कुछ भी हो सकता है जिसका आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। फिर दूसरी एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है इसमें, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटी वी कॉल इट एज एट्रीब्यूट। क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई देखो, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मेरी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। क्या प्रॉपर्टीज होंगी? अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मेरे पास स्टूडेंट रोल नंबर होगा, मेरे पास स्टूडेंट नेम होगा, मेरे पास एज होगी, मेरे पास जेंडर होगा, फादर नेम होगा, मदर नेम होगा, फादर फोन नंबर होगा, मदर फोन नंबर होगा, आधार कार्ड नंबर होगा, ग्रेड्स होंगे, मार्क्स होंगे, है ना। सो ऑल दिस इज द पार्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर मैं डॉग की डेटा की बात करूं तो डॉग का हाइट होगा, डॉग की विड्थ होगी, डॉग का वेट होगा, डॉग की ब्रीड होगी, मे बी ओनर का नाम भी हो अगर हम पेट्स की बात कर रहे हैं तो। अगर मैं
कार्स की बात करूं तो कार एक एट्रीब्यूट है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। तो कार एक अगर एंटिटी है तो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका ब्रांड हो गया, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, चेसी नंबर हो गया, है ना, और कितने सीसी की है ये हो गया। सो ऑल दिस इज द पार्ट ऑफ योर एट्रीब्यूट्स, मतलब जो एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। एंड देन एट द एंड वी हैव रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स मतलब दो एंटिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप हो गया, टीच का। दैट टीचर टीच स्टूडेंट्स, है ना। तो टीचर की क्या एंटिटी हो गई, टीचर की एंटिटी हो गई नेम, टीचर आईडी, सैलरी, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी नेम, है ना, टीचर की एट्रीब्यूट्स हो गए। सिमिलरली स्टूडेंट, स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हो गए, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट का जेंडर। एंड इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, टीच का। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय और कंपनी का, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय वर्क्स इन अ कंपनी, है ना, तो इन दोनों के बीच में वर्क्स का एक रिलेशनशिप है। ठीक है। अब देखो जब भी हम ईआर डायग्राम बनाते हैं तो ये सारी जो टर्म्स होती हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, इनकी एक वो होते हैं, सिंबल्स होते हैं। ठीक है। उन सिंबल्स को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था, एंड आज इसी से ही अब मैं अपना नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो डिस्कशन रिवीजन था वो आई होप मैंने करवा दिया है आप लोगों को। जो लोगों ने कल क्लास अगर किसी ने मिस कर दी हो तो उन लोगों को समझ में आ गया होगा, या बीच में जैसे किसी का नेटवर्क वगैरह चला जाता है, तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा सब कुछ। ठीक है। तो ईआर डायग्राम पे हम लोगों का डिस्कशन कल हम लोगों ने छोड़ा था, वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट डिस्कशन अगेन। तो देखो ईआर डायग्राम में जैसे मैंने बोला कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले एंटिटी, एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस टाइप के रेक्टेंगल में। तो देखो एम्प्लॉय एक एंटिटी है और मैंने देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल में उसको दिखाया हुआ है। फिर एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एम्प्लॉय के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी होगा, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर होता है ऐसे ही हम एम्प्लॉयज का एम्प्लॉय आईडी होता है। क्यों एम्प्लॉय आईडी होगा, क्योंकि पुलकित द्विवेदी के नाम से और भी तो टीचर्स हो सकते हैं। फिर पता कैसे चलेगा कि पुलकित द्विवेदी कौन है, मैं कौन हूँ, दूसरा पुलकित द्विवेदी कौन है ना, इसीलिए एम्प्लॉयज के भी एम्प्लॉय आईडी होते हैं। देन यू हैव नेम, एम्प्लॉय का नेम, फिर एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वर्क एक्सपीरियंस एंड फोन नंबर्स। तो एम्प्लॉय के ये एट्रीब्यूट्स हो गए, एम्प्लॉय की ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब आप देख रहे होगे कि कहीं कहीं सिंबल्स डिफरेंट है। ठीक है। अब अगर बात करते हैं सबसे पहले की एट्रीब्यूट की। की एट्रीब्यूट वो एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी वैल्यू हमेशा यूनिक रहे। क्या मतलब हुआ, एम्प्लॉय आईडी हर एक एम्प्लॉय की यूनिक रहेगी। वो यूनिक का क्या मतलब है, अलग अलग रहेगी। ठीक है। यूनिक का मतलब है अलग अलग रहेगी। एम्प्लॉय आईडी कभी भी दो एम्प्लॉय की सेम नहीं हो सकती। क्या किसी दो बच्चों का रोल नंबर सेम हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, है ना। क्या किसी दो लोगों का आधार कार्ड नंबर सेम हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। क्या किसी दो लोगों का पासपोर्ट नंबर सेम हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, है ना। तो की एट्रीब्यूट्स हमारे किस टाइप के होते हैं, हमारे पासपोर्ट नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो गया, या फिर एम्प्लॉय आईडी हो गया, या फिर स्टूडेंट आईडी हो गया, रोल नंबर हो गया। तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ की एट्रीब्यूट्स। तो इन सभी को हम की एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है। तो की एट्रीब्यूट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवल साइन से ही सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन एक डैश लगा देते हैं। यहाँ पे देखो एक डैश लगा हुआ है, यहाँ पे एक डैश लगा देते हैं की एट्रीब्यूट्स में। देन नेम, नेम आपका एक सिंपल एक एट्रीब्यूट है तो उसमें कुछ नहीं होगा। फिर आते हैं हमारे कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कई सारे एट्रीब्यूट से बना है। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस है, एड्रेस किससे बना है, यहाँ पे स्ट्रीट नेम, सिटी नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम। ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। और ये देखो सेल्फ अंडरस्टूड है, यहाँ पे एड्रेस में क्या आ रहा है, स्ट्रीट नेम आ रहा है, सिटी नेम आ रहा है एंड
डिस्ट्रिक्ट नेम आ रहा है और उससे क्या बन रहा है, हमारा एड्रेस बन रहा है। फिर आ गया डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये भी मेरा एक नॉर्मल एट्रीब्यूट है। फिर आते हैं हमारे डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट देखो मैंने कैसे डॉटेड ओवल साइन से बनाया हुआ है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट का क्या रोल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ पता है ना, तो क्या आप मेरी एज फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। इफ यू नो माय डेट ऑफ बर्थ यू कैन फाइंड आउट माय एज, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट से उनका डेट ऑफ बर्थ का डेटा ले लेता हूँ, क्या मुझे उनसे एज का डेटा लेने की जरूरत है? नहीं है। क्यों मैं अननेसेसरी डेटा कलेक्ट करूं एज का, जब मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है। अगर मुझे एज चाहिए तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन कैलकुलेट द एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, है ना। मैं क्या करूंगा, डेट ऑफ बर्थ से स्टूडेंट की एज कैलकुलेट कर लूंगा। तो इस टाइप के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं लेकिन हम कैलकुलेट कर लेते हैं दूसरे एट्रीब्यूट से, तो उनको बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है, वर्क एक्सपीरियंस है ना। मैंने एज अ एम्प्लॉय डायरेक्टली नहीं देखा कि उसको एक कंपनी में कितना वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जितना होगा उसके हिसाब से वी कैन कैलकुलेट वर्क एक्सपीरियंस, है ना। देन वी हैव मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, जिनकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एज अ एम्प्लॉय आई कैन हैव टू फोन नंबर्स, तो इसीलिए मैंने उसको बोला मल्टी वैल्यूड। देखो यहाँ पे डबल सर्कल लगाया हुआ है, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे डबल सर्कल लगाया हुआ है, ओवल साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो डबल ओवल साइन से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अ, सर क्या हर बार नेम हमारा एक सिंपल एट्रीब्यूट होगा क्या, नेम हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं बन सकता? अगर मैं फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम करके नेम लूं, बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए हर एक डेटाबेस का डिजाइन, हर एक ईआर मॉडल का डिजाइन अलग अलग होता है। क्यों अलग होता है भाई, कुछ लोग नेम को सिर्फ नेम की तरह स्टोर कर रहे हैं, कुछ लोग नेम को फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम की तरह स्टोर कर रहे हैं, है ना। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट वेज होता है नेम को स्टोर करने का। इसीलिए ये कभी भी फिक्स नहीं होता है, इट विल डिपेंड कि आप किस टाइप से डेटा को अपने स्टोर कर रहे हो, है ना। इट विल अगेन डिपेंड कि आप अपने डेटा को कैसे स्टोर कर रहे हो, ठीक है। बहुत से लोग एड्रेस को कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं बनाते हैं, सिर्फ एड्रेस का एक फील्ड दे दिया, बस एड्रेस आपको लिखना है। वो लोग नहीं बताते कि एड्रेस में स्ट्रीट नेम अलग देना है, सिटी नेम अलग देना है, डिस्ट्रिक्ट नेम अलग देना है ना। तो अगेन इट विल डिपेंड अपॉन योर चॉइस कि आपका जो डेटाबेस जो डिजाइन कर रहा है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो आपका है, वो किस टाइप से डेटाबेस को डिजाइन कर रहा है ना। कि वो जो डेटाबेस डिजाइन हो रहा है वो किस टाइप से डेटाबेस को डिजाइन कर रहा है। क्या वो एड्रेस को कंपोजिट बना रहा है, क्या वो नेम को कंपोजिट बना रहा है, क्या वो एम्प्लॉय आईडी को की बना रहा है। भाई देखो एम्प्लॉय आईडी तो उसे की बनाना ही पड़ेगा। अगर आधार कार्ड नंबर है तो यू कैन मेक आधार कार्ड नंबर ऑल्सो एज द की एट्रीब्यूट, है ना, वो कोई इशू नहीं है, राइट। फोन नंबर आप मल्टी वैल्यूड मत बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपको फोन नंबर मल्टी वैल्यूड नहीं बनाना एंड यू जस्ट वांट वन फोन नंबर, आपको अल्टरनेट फोन नंबर्स नहीं लेने हैं, तो मत बनाइए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, नहीं करिए इस पे दो सर्कल, है ना, एक ही रहने दीजिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई रूल फिक्स नहीं है कि एड्रेस हमेशा आपका कंपोजिट ही रहेगा, फोन नंबर आपका मल्टी वैल्यूड रहेगा। नो, देयर इज नो सच फिक्स रूल। इट विल डिपेंड अपॉन योर पर्सनल चॉइस। योर पर्सनल चॉइस से मतलब दी पर्सनल चॉइस ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा उसकी पर्सनल चॉइस पे वहां पे वो डिपेंड करेगा। फिर ये चीज देखिए मैंने आपको समझा दी है कि एट्रीब्यूट क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, मल्टी वैल्यूड क्या होता है और डिराइव्ड क्या होता है। चलिए अब एक ये वाला देख लेते हैं डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा की एट्रीब्यूट कौन सा है, एक स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं एंटिटी क्या है। एंटिटी क्या है, यहाँ पे दो एंटिटी है, एक एंटिटी हो गई स्टूडेंट और एक एंटिटी हो गई बुक। कैसे पता लगा कि एंटिटी है, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में है, देखो है ना, रेक्टेंगल में बनी हुई है ये, इसीलिए ये एंटिटी है।
रिलेशनशिप हम लोग ऐसे रोम्बस साइन में बनाते हैं, तो रिलेशनशिप स्टूडेंट और बुक के बीच में क्या है, रीड्स का है। ठीक है, रिलेशनशिप हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अगर मुझे की एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करने हैं, कैसे पता लगेंगे, जिसके नीचे डैश होगा। तो स्टूडेंट आईडी इज माय की एट्रीब्यूट, बुक आईडी इज माय की एट्रीब्यूट। स्टूडेंट आईडी किसका की एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का। बुक आईडी किसका की एट्रीब्यूट है, बुक का। और एक एंटिटी के साथ एक ही की एट्रीब्यूट होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि एक एंटिटी के चार की एट्रीब्यूट है, नहीं, एक ही रखते हैं। अब वो जिसको आपको बेस्ट लग रहा है उसको रख दीजिए। फिर स्टूडेंट नेम, अब देखो जैसे पहले मैंने कहा था कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। क्यों, क्योंकि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम से बन रहा है, तो स्टूडेंट नेम इज माय कंपोजिट एट्रीब्यूट। बुक के पास कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट है, नहीं है। फिर डेट ऑफ बर्थ इज माय नॉर्मल एट्रीब्यूट, एंड डेट ऑफ बर्थ से मैंने क्या डिराइव करी है, एज डिराइव करी है। सो एज इज माय डिराइव्ड एट्रीब्यूट। देखो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को मैंने डॉटेड साइन से रिप्रेजेंट करा है। देन लेट्स टॉक अबाउट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो फोन नंबर है ना, एक स्टूडेंट के पास कई फोन नंबर्स हो सकते हैं, एंड वी आर एंटरिंग दोज वैल्यूज अपने डेटाबेस में। ठीक है, तो फोन नंबर इज मल्टी वैल्यूड। सिमिलरली एक बुक में कई सारे ऑथर्स हो सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि एक बुक में एक ही ऑथर होगा, एक बुक में कई सारे ऑथर्स हो सकते हैं। तो बुक में ऑथर्स जो भी होंगे, इट कैन बी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, राइट। So I hope this is clear now. ER diagrams are clear now. ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिलेशनल मॉडल की। रिलेशनल मॉडल्स क्या होते हैं, जो डेटा अगर आप टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हो तो वो होते हैं हमारे रिलेशनल मॉडल। ठीक है, रिलेशनल मॉडल में जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है और टू डायमेंशनल टेबल बनता है। ठीक है, तो जो डेटा है आपका वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं। जो रो होती है, जो रो होती है उनको हम बोलते हैं टपल। ठीक है, तो रो हमारी को क्या बोलते हैं, टपल। और जो कॉलम होते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स सब समझ गए होंगे, है ना। कॉलम्स होते हैं, जो रोज होते हैं उनको हम यहाँ पे बोलते हैं। तो ईआर मॉडल का एग्जांपल अगर मैं देखूं तो स्टूडेंट आईडी, नेम, ब्रांच, है ना। तो एक मेरे पास स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें मेरे पास क्या है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है और ब्रांच है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस थे, एक बार इनको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ये वैसे मैंने कल दिए थे बट आप लोगों का हाफ टाइम हो चुका है, तो लेट्स डू दीज क्वेश्चंस अगेन। ठीक है, फिर उसके बाद आई विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का क्या मतलब है, मतलब यही वाला टॉपिक, इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, बट ये अब ज्यादा आपको अच्छे से ईआर डायग्राम समझ में आए होंगे। ठीक है, कल थोड़ा सा हम लोगों का जो डिस्कशन था वो जल्दीबाजी में खत्म हुआ था क्योंकि कल आपकी क्लास लेट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, and if you have any doubts, any queries, you can post your doubts and queries in the chat section. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या क्वेरीज है वो हम लोग चैट सेक्शन से आई विल ट्राई टू टेक। ओके, या फिर एक अलग से भी इसमें टेक्स्ट का एक ऑप्शन होता है, यू कैन ड्रॉप दैट मैसेज आल्सो। अगर आप लोगों को कोई अलग डाउट है इसमें, यू कैन आस्क। ओके, एट्रीब्यूट्स को एलिप्स शेप में शो करते हैं। ओवल, आपने ओवल कहा है, उसमें एलिप्स लिखा है। कहाँ एलिप्स लिखा है, एंड ओवल एंड एलिप्स एक ही शेप होती है। ठीक है ना, एलिप्स से लिखा नहीं है। हाँ, ओवल, कोई ओवल बोल देते हैं इसको, कुछ लोग एलिप्स बोल देते हैं, बोथ आर करेक्ट टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, ओके, यू आर वेलकम।
Can we please have the slides of the relational model for once? ठीक है, मैं slides actually जो आपके heads हैं, I will share the slides with heads and they will forward it to you. ठीक है? मैं उनको भेज दूंगा and they will forward it to you. स्लाइड्स के परेशान मत होइए, अगर आपको बाई चांस कुछ लगता है यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट डायरेक्टली, परेशान मत होइए। मैं स्लाइड्स आई विल शेयर विद द हेड्स एंड दे विल फॉरवर्ड इट टू यू। यशी कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप? रिलेशनल कौन सी आपको स्लाइड देखनी है? यशी वशिष्ठ, व्हिच स्लाइड यू वांट टू सी? सर अभी जो आपने समझाया था सेम वंस, ओके ओके ठीक है। रिलेशनल मॉडल, अच्छा ये वाला एग्जांपल है। इससे प्रीवियस, ओके ये रहा, ठीक है। और इससे अगर पहले मैं जाता हूं तो ये रहा ईआर डायग्राम, ठीक है। ओके, यू आर वेलकम। All right, so I hope everybody has answered these questions. Okay, just one more minute. जिसका रह गया है, please answer it. Okay, all right. Thank you so much. I hope everybody has answered the questions now. Let's go ahead and let's switch to relational data model in detail. ठीक है, तो relational के बारे में थोड़ा सा और डिटेल ले लेते हैं हम, ठीक है। तो आज जो हम लोगों का है जो एजेंडा है दैट विल बी रिलेशनल मॉडल एंड एसक्यूएल। तो एसक्यूएल देखेंगे कितना कवर हो पाता है, बाकी का एसक्यूएल कल कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो रिलेशनल मॉडल में वी वर सीइंग दैट यू आर स्टोरिंग योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। रोज को हम लोग टपल्स बोलते हैं एंड कॉलम्स को वी कॉल देम एज एट्रीब्यूट्स, राइट। सो रिलेशनल क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि जो टेबल होती है वो इंटर रिलेटेड होती है ना, इसलिए हम लोग उसको रिलेशनल बोलते हैं। क्यों यूज करा जाता है रिलेशनल मॉडल? क्यों? क्योंकि देखिए इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज एफिशिएंट एंड इट इज फ्लेक्सिबल। अगर आपको न्यू डेटा ऐड करना है आप उस टेबल में ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कुछ डिलीट करना है आप उस टेबल से डिलीट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ अपडेट करना है आप उस टेबल से अपडेट कर सकते हैं, राइट। सो ऑल दिस इज वेरी इजी व्हेन वी हैव रिलेशनल डेटा मॉडल। आई एम सॉरी, ठीक है। तो हाँ, फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पे टपल्स। जैसे मैंने आपको बताया, तो जो मेरी रोज है उनको हम बोल रहे हैं टपल्स, जो मेरे कॉलम्स हैं उनको हम बोल रहे हैं एट्रीब्यूट्स। फिर मैंने आपको बताया था एक प्राइमरी एट्रीब्यूट के बारे में या फिर की एट्रीब्यूट के बारे में, तो रिलेशनल मॉडल में उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होता है अगर मैं डेफिनेशन बात करूं, तो प्राइमरी की इज दैट एट्रीब्यूट, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, जो हमेशा यूनिक रहेगा। क्या नेम मेरा प्राइमरी एट्रीब्यूट बन सकता है? कभी नहीं। क्यों नहीं बन सकता? क्यों? क्योंकि दो नाम के स्टूडेंट्स एक हो सकते हैं। क्या मेरा सीजीपीए प्राइमरी एट्रीब्यूट बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि दो स्टूडेंट्स की सेम सीजीपीए बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कभी भी ऐसे दो नेम्स नहीं होंगे, दो स्टूडेंट्स ऐसे कभी नहीं होंगे जिनका रोल नंबर सेम होगा, है ना। सो दैट्स व्हाई हियर रोल नंबर इज माय प्राइमरी की। ओके, फिर हम बात करते हैं एसक्यूएल की।
ठीक है? तो एसक्यूएल क्या होता है आपका एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। एसक्यूएल इज़ योर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज व्हिच अलाउज यू टू एक्सेस दिस डेटाबेस, है ना? अब देखो भाई आपको डेटाबेस बनाना है तो उसके लिए कोई तो लैंग्वेज लगेगी, उसके लिए कुछ तो ऐसा होगा ना कि जिससे मैं टेबल्स क्रिएट कर सकूं, टेबल्स की फिर फॉर्म बता सकूं कि भाई टेबल्स में कौन कौन से कॉलम्स होंगे, फिर ऐड अगर मुझे कोई डेटा ऐड करना है सो आई कैन ऐड दैट डेटा, अगर मुझे कुछ डिलीट करना है आई कैन डिलीट दैट डेटा। तो ये सारा चीज हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से। तो अब नेक्स्ट जो अब हम लोग देखने वाले हैं वी विल बी लुकिंग इनटू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये जो आपका एस, अच्छा दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कुछ लोग एसक्यूएल बोलते हैं कुछ लोग सीक्वल बोलते हैं एंड बोथ दी प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट हैं। अगर आपको सीक्वल बोलना है यू कैन यूज सीक्वल आल्सो, अगर आपको एसक्यूएल बोलना है आप एसक्यूएल भी बोल सकते हैं। तो मैं जो पर्सनली मुझे जो सही लगता है आई प्रेफर एसक्यूएल, है ना? लेकिन अगर सीक्वल बोलना है यू कैन यूज सीक्वल आल्सो। Okay. Now, SQL can execute query and it can retrieve data from the database. इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज अगर मुझे डेटाबेस में से डेटा उठाना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपनी क्लास का मेरे पास डेटा है ना, उसमें से उसमें से मुझे कुछ डेटा चाहिए, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मैं अपने एसक्यूएल के थ्रू निकाल सकता हूँ, ठीक है? और अगर मुझे अपने डेटाबेस में कुछ ऐड करनी है रोज़, है ना? तो यहाँ पे हम उन रोज़ को रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो अगर मुझे कुछ रोज़ ऐड करनी है, मुझे कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं, आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। आई कैन डिलीट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है? मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं अपडेट भी कर सकता हूँ। अगर मुझे नए टेबल्स क्रिएट करने हैं वो भी मैं एसक्यूएल की हेल्प से कर सकता हूँ। अगर मुझे नए डेटाबेसेस क्रिएट करने हैं वो भी मैं एसक्यूएल की हेल्प से कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ नई परमिशंस देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल परमिशन की बात हमने करी थी कि स्टूडेंट को फैकल्टी का अलाउड नहीं है डेटा देखना, तो ये सारी परमिशंस भी हम लोग एसक्यूएल के थ्रू ही दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसक्यूएल के सिंटैक्स की। सो एसक्यूएल सिंटैक्स ही फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत डिटेल में हम लोग एसक्यूएल नहीं पढ़ने वाले हैं। आई विल जस्ट प्रोवाइड यू विद द फ्लेवर ऑफ एसक्यूएल। आपको थोड़ा सा एसक्यूएल समझ में आ जाएगा, जिससे कि कभी आगे चल के किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट आता है एसक्यूएल में, या फिर किसी का मन होता है, या फिर कोई कंप्यूटर साइंस के जो कुछ अगर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि भई हमें एसक्यूएल पे काम करना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है, या फिर उनका कहीं यूज़ आता है, तो उन लोगों वो लोग आगे फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? वो लोग इसको आगे अपना डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट एज़ ऑफ नाउ एज़ अ पार्ट ऑफ योर कोर्स वर्क वी वोंट बी कवरिंग एसक्यूएल इन लॉट डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम एसक्यूएल में नहीं पढ़ेंगे। जस्ट एक आपको मैं ओवरव्यू दूंगा कि भाई एसक्यूएल काम कैसे करता है। उसके बाद आप लोगों के ऊपर है, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, ठीक है? तो इंटरनेट है, आपको जितना एक्सप्लोर करना है आप एक्सप्लोर करिए। इफ यू वांट मी टू गिव यू सम रिसोर्सेज, अगर आपको लगता है कि सर आप एसक्यूएल इतना तो समझ में आ गया लेकिन हम आगे और पढ़ना चाहते हैं, आई कैन गिव यू सम लिंक्स आल्सो। मैं आपको वेब लिंक्स भी दे सकता हूँ जहाँ पे एसक्यूएल बहुत ही इजी वे में समझाया हुआ है, ठीक है? तो अभी नहीं, मतलब फ्यूचर में आपका कभी मन करे एसक्यूएल पढ़ने का तो एक बार उन ट्यूटोरियल्स को, उन वीडियोस को आप देख सकते हो, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं अब एसक्यूएल की। तो सबसे पहले अगर मैं एसक्यूएल में डेटाबेस को डिस्प्ले कराने की बात करूं कि भाई सबसे पहले मैं देखूं कि मेरे पास कितने डेटाबेसेस हैं, तो मेरे पास जो कमांड होगी वो होगी शो डेटाबेसेस। जैसे ही मैं शो डेटाबेसेस पे टाइप करूंगा, एंटर करूंगा, मुझे क्या करेगा वो, मुझे सारे के सारे डेटाबेसेस दिखा देगा। अब देखो मुझे नहीं पता यहाँ पे आपको कितना विजिबल है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखो, ये मेरा ना माई एसक्यूएल का मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है? तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एसक्यूएल की कनेक्टिविटी पूरी है। और देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, शो डेटाबेसेस कमांड करी, और ये रन ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है? तो जैसे ही मैंने शो डेटाबेसेस करके अगर मैं रन पे मैं क्लिक करूंगा, तो ये देखो यहाँ पे मेरे ये सारे डेटाबेसेस दिखा देगा कि मेरे पास ये डेटाबेसेस है, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, सिस एंड
टेस्ट डीबी। ठीक है, तो ये वाले डेटाबेसेस मेरे पास पहले से अवेलेबल हैं। ठीक है, अब मुझे कोई भी नया डेटाबेस अगर क्रिएट करना है, अगर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको यूज करना है विच इज फाइन, लेकिन अगर मुझे कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसकी कमांड होगी क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जो भी आपको डेटाबेस का नाम देना है आप उस डेटाबेस का नाम दोगे, और जैसे ही आपने उस डेटाबेस को क्रिएट कर दिया यू कैन यूज दैट डेटाबेस। तो उसके लिए कमांड होती है यूज माय डेटाबेस। देखो बिल्कुल इंग्लिश की तरह है कमांड्स, है ना, बहुत कोई टेक्निकल नहीं है। ठीक है, बहुत कोई टेक्निकल कमांड्स नहीं है, दीज कमांड्स आर प्योर इंग्लिश की तरह है ये कमांड्स, तो डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए एसक्यूएल एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो अब आपने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। देखो सबसे पहले हायरार्की समझो, सबसे पहले होता है डेटाबेस, फिर फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी डेटाबेस मैंने क्रिएट कर दिया। अब यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स होंगे, फैकल्टी होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे, है ना। तो अब मैं इसके अंदर स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करूंगा, फैकल्टी का टेबल क्रिएट करूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव का टेबल क्रिएट करूंगा, है ना। तो सबसे पहले मुझे डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा और उस डेटाबेस के अंदर आई कैन क्रिएट मल्टीपल टेबल्स, है ना। उस डेटाबेस के अंदर मैं मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट कर सकता हूं। तो अब मुझे अगर टेबल को क्रिएट करना है तो उसके लिए कमांड होती है क्रिएट टेबल। सिंपल है, क्रिएट टेबल, फिर आपको देना पड़ेगा टेबल का नाम। तो मेरी टेबल का नाम है यहाँ पे माई टेबल। फिर आपको उसमें बताना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो सबसे पहला कॉलम है आपका आईडी, दूसरा कॉलम है आपका नेम, फिर है आपका एज, फिर है आपका ईमेल। ठीक है, तो आपके जो टेबल है उसमें आपके 4 कॉलम होंगे, आईडी, नेम, एज, ईमेल, है ना, 4 कॉलम्स होंगे। और देखो सारे कॉलम्स कॉमा सेपरेटेड है, आईडी के बाद कुछ कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा है, कॉमा नेम, नेम के भी बाद कुछ कुछ लिखा हुआ है वो मैं आपको समझाऊंगा क्या है, कॉमा एज, कॉमा ईमेल। ठीक है, अब ये सब क्या है जो मैंने इसके आगे लिखा हुआ है, आईडी के मैंने आगे लिखा हुआ है इंट। इसका मतलब जो आईडी होगी दैट विल बी इंटीजर वैल्यू। इंटीजर क्या होते हैं आपके 1 2 3 4, सो ऑल दीज आर योर इंटीजर। तो आईडी हमेशा क्या होगी, इंट होगी, इंटीजर होगी। आईडी 1.2 8.5, भाई खुद ही बताओ ना, क्या आपको रोल नंबर 8.5 9.2 इस टाइप से तो नहीं मिलते ना आपको रोल नंबर। आपको रोल नंबर कैसे मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो होल नंबर्स ही होते हैं, तो इसीलिए इंट हो गया। फिर एक एक्स्ट्रा मैंने दे दिया ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई 1 2 3 4 5 वो नंबरिंग अपने आप देगा। ऑटो इंक्रीमेंट लगा दो तो आपको मैन्युअली नहीं देना पड़ेगा कि 1 इसको दो, 2 इसको दो, 3 इसको दो, 4 इसको दो, वो ऑटोमेटिकली नंबरिंग देगा। फिर प्राइमरी की मैंने दे दिया, है ना। तो मैं भाई प्रॉपर्टीज बता रहा हूं कि आईडी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। प्राइमरी की मैंने क्यों दे दिया, क्यों, क्योंकि हर एक आईडी यूनिक होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि भाई ये मेरी प्राइमरी की होगी। फिर मैंने कहा नेम, नेम की मैंने क्या प्रॉपर्टी दे दी, varchar। तो varchar एक्चुअली क्या होता है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा बट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ varchar क्या होता है। varchar एक डेटा टाइप होता है जो बताता है कि हमारा जो नेम है वो कैरेक्टर की फॉर्म में इसमें हो सकता है ना। कैरेक्टर मतलब ए बी सी डी ई, इसमें ब्लैंक स्पेसेस भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो varchar 100 क्या है, लेंथ है इसकी, कि मतलब नेम आपका 100 कैरेक्टर्स टेक कर लेगा यहाँ पे। नॉट नल, नॉट नल का क्या मतलब है कि भाई नेम खाली नहीं जाना चाहिए। नॉट नल का मतलब नेम खाली नहीं जाएगा, अगर आप नेम को खाली छोड़ दोगे तो वहां पे एरर थ्रो करने लगेगा वो। एज इज इंट, अगेन एज इंटीजर में ले रहे हैं हम लोग, एंड ईमेल अगेन varchar, है ना। ईमेल मैंने फिर से क्योंकि @समथिंग होता है इसलिए मैंने varchar और 100 अगेन यहाँ पे मेरा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे ही मैं ये कमांड रन करूंगा, फिर देखो बहुत परेशान नहीं होना है कि सर ये कैसी कमांड है, हमें कैसे याद रहेगी, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, है ना। कई बार प्रैक्टिस करने पे ये सारी चीजें हमेशा याद हो जाती हैं। और आपको सिर्फ इतना करना है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और आईडी, कॉमा नेम, कॉमा एज, कॉमा ईमेल, आपको कॉलम्स दे देने हैं।
फिर कॉलम्स की आपको प्रॉपर्टीज दे देनी है और जरूरी नहीं है आपको सारी प्रॉपर्टीज देनी है। अगर आप नहीं चाहते हो ऑटो इंक्रीमेंट मत लिखो, आप खुद से 1 2 3 4 6 कर दीजिए, है ना। अगर आप आईडी को प्राइमरी की नहीं बनाना चाहते मत लिखिए। तो इट विल डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे देना चाह रहे हो उसको, राइट। ओके। फिर आता है, आपने एम्प्टी टेबल बना दी, अब उसके बाद उस टेबल में डेटा को फिल करना है ना। भैया एम्प्टी टेबल तो आपने क्रिएट कर दी, देन यू आर इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल। अब आपको उस डेटा में रिकॉर्ड फिल करने हैं, तो उसके लिए क्या कमांड होती है, इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम देखो, यहाँ पे टेबल का नाम क्या था, माई टेबल, तो इंसर्ट इनटू माई टेबल। फिर आपको कौन कौन से कॉलम्स देने थे, कॉलम्स आपके कौन से थे, आईडी, नेम, एज एंड ईमेल। लेकिन आईडी भाई क्या था आपका, ऑटो इंक्रीमेंट, इसलिए आईडी की वैल्यू वो खुद से ही दे देगा, आपको देने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए आप कौन से दे रहे हो, नेम, एज, ईमेल, ठीक है। और फिर वैल्यूज, वैल्यूज कमांड है, ठीक है। अब देखो मैंने 3 रोज में मैंने डेटा डाला है, एलिस 30, ठीक है, नेम दे दिया, एज दे दिया, ईमेल दे दिया, कॉमा, नेम दे दिया, एज दे दिया, ईमेल दे दिया, कॉमा, नेम दे दिया, एज दे दिया, ईमेल दे दिया। जैसे ही आप ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, तो आपका डेटा डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा, मतलब आपके पास सारा डेटा आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। अब आपको अगर डेटा को अपने देखना है कि मेरा डेटा कैसे दिखता है, ठीक है, कितना डेटा हुआ है, तो उसके लिए कमांड्स क्या होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल। अगर आपको देखना है कि आपका डेटा टेबल में, माई टेबल में क्या डेटा स्टोर हुआ है, तो सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सारा डेटा देखना है मुझे, ठीक है, जितना भी है सारा डेटा दिखा दो फ्रॉम माई टेबल। तो देखो जैसे ही मैंने ये इसको रन करूंगा, तो देखो आईडी, नेम, ईमेल, एज। आईडी क्या मैंने दी थी 1 2 3, नहीं दी, खुद से उसने जनरेट करी है। क्यों करी है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट लगाया था, आईडी खुद से दी है। फिर नेम, नेम मैंने यहाँ पे क्या दिए थे, एलिस, बॉब एंड चार्ली, खुद से दिया है। ये नल 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 इग्नोर करना, क्योंकि ये सिर्फ 3 रोज है ना, ये जैसे ही 3 खत्म हो जाती है उसके बाद ये नल अपने आप दिखाने लग जाता है, विच मींस 3 हो गई आपकी रोज, उसके बाद अब डेटा नहीं है। फिर एज आ गया एंड फिर ईमेल आ गया, ठीक है। चलिए समझ में आया आप लोगों को। अब इसके बाद अपडेट कैसे करते हैं, अगर बाई चांस मुझे कुछ रिकॉर्ड चेंज करना है, मुझे कुछ डिलीट करना है, मुझे कॉलम्स ऐड करने हैं, ये सारी चीजें फिर हम लोग कल देखेंगे, है ना। एक चीज बस देख लेते हैं, डिस्क्राइब माई टेबल। अगर आपको अपनी टेबल सॉरी, अगर आपको अपनी टेबल डिस्क्राइब करनी है, विच मींस आपको पता करना है कि आपके टेबल में कौन कौन से कॉलम्स थे एंड कॉलम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, यू विल राइट कमांड डिस्क्राइब माई टेबल। तो डिस्क्राइब में देखो आपको वो कॉलम बता देगा, आईडी, नेम, एज, ईमेल, एड्रेस। एक्चुअली मैंने इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने बाद में एक एड्रेस करके भी ऐड करा था। फिर देखो इंट, फिर टाइप दे रहा है वो कि आईडी क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा, नेम वैरचर टाइप का था, एज इंट टाइप का था, ईमेल अगेन नल। नल देखो सब नो नो, ये नल नो क्यों है, क्यों, क्योंकि इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया था। और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मैंने क्या दे दी थी, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। नेम नल क्यों है नो, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो दिया था नॉट नल, इसीलिए वो नेम नल में नो दिखा रहा है। ये एज में नल यस क्यों दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नल हो सकता है, मैंने कुछ मेंशन नहीं करा था तो वो बाय डिफॉल्ट यस रखता है। सिमिलरली ईमेल में भी मैंने नॉट नल मेंशन नहीं करा था, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो यस रखता है। एक्स्ट्रा ऑटो इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। सो आई थिंक वी शुड एंड अवर डिस्कशन हियर इटसेल्फ। आपके लिए 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको आपको करना है एंड कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। एंड कल वापस से फिर हम लोग एसक्यूएल थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और एसक्यूएल समझने के बाद वी विल बी बाइंडिंग अप विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो कल थोड़ा सा हम लोग एसक्यूएल थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कल, राइट। सो चैट इज ओपन, प्लीज आंसर जो भी है इसका, ठीक है।
and then I will be discussing these two questions. तो आप लोगों के पास 5 मिनट है, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करिए एंड वी विल बी डिस्कसिंग। अगर आपके कुछ डाउट्स है यू कैन पोस्ट योर डाउट्स, ठीक है? मुझे अलग से मैसेज भी कर सकते हैं, यू कैन पोस्ट इट इन दी ग्रुप एज वेल, राइट? एनी डाउट्स यू हैव यू कैन पोस्ट इट हियर, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी डाउट्स। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है, अगर आपको कुछ लग रहा है तो आई एम ओके विद योर फीडबैक्स आल्सो, यू कैन जस्ट give me your feedbacks, your doubts, anything that you want to discuss, you can post it either in the personal chat or in that particular group. Yashi is asking, sir, how we will be practically use DBMS in near future for our thesis and research work. Yashi, इसके आंसर के लिए the thing is that first of all I just wanted to know whether you are from the computer science background or you are from a different background. So if you are from the computer science background, you will be SQL में what we can do, we can store our data in SQL, right? And उसके basis पे आपको जो भी for example, if you want to find out average, if you want to find out maximum, minimum, if you want to infer something, so you can use it for data storage, for data manipulation, right? You can use SQL for that. लेकिन हाँ, अगर आप कंप्यूटर साइंस के नहीं हो, then I don't think you will be using SQL much, क्योंकि उतना नहीं हम लोग करवा रहे हैं अभी, क्योंकि नॉन कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ पड़ता है SQL यूज करने का. So I know they will be using Excel only. ठीक है, तो अगेन इट विल डिपेंड अपॉन योर पर्सनल चॉइस. अगर आपको अपना जो थीसिस में अपने डेटा को जो स्टोर करना है, if you want to store it in the form of SQL, you are free to use. आप उसको free to use कर सकते हो, ठीक है? तो that will depend. Okay, I have some more doubts here. अच्छा ठीक है, मैं आपके डाउट्स पढ़ रहा हूँ. अच्छा, कुछ डाउट्स मिस भी हो रहे हैं मेरे से, तो ऐसा मत सोचना कि सर ने इग्नोर कर दिया है. बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, 300 अराउंड मैसेजेस आ चुके हैं. सो आई एम ट्राइंग टू टेक अप योर डाउट्स. अगर नहीं मैंने उस पर रिप्लाई करा है, सो एक बार वापस से पोस्ट कर दीजिए. पर्सनल चैट पे भी पोस्ट कर सकते हैं. Right, okay, more doubts. Very nice class, sir. Thank you so much. Sir, you make DBMS very easy. Thank you so much. Someone is asking, sir, primary key is like key attribute. हाँ जी, primary key is like key attribute only. दोनों सेम होते हैं. वहां पे ER मॉडल में हम लोग उसको key attribute बोलते थे, रिलेशनल मॉडल में हम लोग उसको प्राइमरी की बोल देते हैं. कुश कुमार, दिनेश कुमार, PDF मैं सेंड कर दूंगा. मैंने जैसे बोला कि आई विल बी सेंडिंग इट टू योर हेड्स एंड दे विल बी फॉरवर्डिंग इट टू यू. बाकी आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, यू कैन फ्री टू टेक दैट. प्लीज सजेस्ट बुक. बुक में ठीक है, मैं बुक आप लोगों से सजेस्ट कर दूंगा. एक बहुत अच्छी DBMS की बुक होती है, कीर्त करके, मैं आपको नाम बता देता हूँ. बहुत अच्छी बुक है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगी. अब्राहम करके है, डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट्स की एक बुक है. अब्राहम शिल्बर्ट्स करके एक बुक है, यू कैन यूज दैट बुक, ठीक है? और CA कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए देखो, कोई भी एक बुक नहीं होती है कभी भी, राइट? तो DBMS अलग बुक में मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग बुक में मिलेगा आपको और दूसरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यू विल बी गेटिंग इन अ डिफरेंट बुक, ठीक है? तो हाँ, ये सारी चीजें सारी अलग अलग बुक्स में मिलती हैं. Sir, we will never forget your name, Pulkit Trivedi sir. Thumbs up for your teaching. Thank you so much. Great session. Thank you. Sir, your explanation is excellent. Thank you. Thank you. Your teaching excellence. Thank you. Thank you. Thank you so much. Sir, can you repeat where we use SQL? See, SQL हम हमेशा वहां यूज करते हैं जहां पे हमें अपने डेटा को स्टोर कराना है. स्टोर कराने के साथ साथ
अपने डेटा में कुछ एडिशन करना है, डिलीशन करना है अपने डेटा में, ठीक है? अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेरे नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, मुझे उसको चेंज करना है, तो ऑल दिस कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल, है ना? तो कहीं पे भी आप डेटाबेस यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपका एसक्यूएल काम आएगा ही आएगा। अब जरूरी नहीं है कि आप एसक्यूएल ही यूज करो, मार्केट में देखो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। अगर आपने सुना होगा तो सी प्लस प्लस, जावा, तो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि सी यूज कर ली तो सी प्लस प्लस नहीं यूज करोगे। तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है। ऐसे ही एसक्यूएल के भी आपके पास बहुत ऑप्शंस है। डेटाबेस में आप ओरेकल यूज कर सकते हो, आप पोस्टग्रेसक्यूएल यूज कर सकते हो, आप एसक्यूएल यूज कर सकते हो, ठीक है? तो कहीं पे भी जहां पे भी डेटाबेसेस है, देयर यू कैन यूज एसक्यूएल। ओनली योर क्लास इज गुड, थैंक यू, एंड आई होप आपकी बाकी क्लासेस भी अच्छी जाए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। सर एसक्यूएल इज कंपलसरी टू यूज इन रिसर्च? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी कंपलसरी नहीं होता एसक्यूएल फॉर रिसर्च। वेयर वी यूज एसक्यूएल इन अवर डेटा, बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही है। तो एसक्यूएल की देखिए, अगर आपका डेटा है और वो डेटाबेस मैनेजमेंट में है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के अंदर अगर आपने स्टोर करा है, तो आप एसक्यूएल यूज करोगे। अगर आप अपना डेटा सिंपल एक एक्सेल फाइल में यूज रख रहे हो, तो आपको एसक्यूएल की जरूरत नहीं है। पीपीटी, हाँ प्लीज, है ना? मैं बात हुई थी एचओडी सर से, एंड आई विल बी शेयरिंग। सर यू आर सुपर टीचर, योर एक्सप्लेनेशन इज क्लियर फॉर एवरीवन, थैंक यू सो मच। कैन वी यूज इन अवर पीएचडी डिग्री? यस यस, यू कैन ऑफ कोर्स यूज, है ना? मैं खुद पीएचडी जब मैं था तो मैंने एसक्यूएल बहुत यूज करा, तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू, है ना? आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको एसक्यूएल यूज करना है, बिल्कुल करिए, ठीक है? योर टीचिंग इज वेरी सिंपल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी क्लास है, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, थैंक यू सो मच। सर डीबीएमएस वेयर वी कैन यूज इन थीसिस एंड रिसर्च? हाँ, तो अगेन वही क्वेश्चन आता है, डीबीएमएस आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जहां पे भी आपके पास डेटा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है, स्टूडेंट्स के ईटिंग हैबिट्स या स्लीपिंग हैबिट्स, तो आपके पास ऑफ कोर्स आप स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करोगे, आप उसको कहीं पे स्टोर करोगे। यू कैन स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप इससे कंफर्टेबल हो तो। अगेन अगर आप कंफर्टेबल हो तो, ठीक है? फिर उसमें अगर आपको डेटा रखना है, आप उसको डेटा को रखिए वहां पे, और उस डेटा में अगर आपको सपोज आपसे कभी कहते हैं आपके सुपरवाइजर कि जल्दी से मुझे बताओ कौन से स्टूडेंट की एज सबसे ज्यादा है, तो आपको फंक्शंस पता होने चाहिए कि मैक्सिमम एज कैसे निकालते हैं, मिनिमम एज कैसे निकालते हैं, या फिर काउंट कैसे करते हैं, कितने स्टूडेंट्स कितने होंगे, राइट? सीएस वाले यूज कर सकते हैं एसक्यूएल इन पीएचडी थीसिस, यस बिल्कुल यूज कर सकते हो, है ना? अगेन योर पर्सनल चॉइस, अगर आपको यूज करना है, यस यू कैन यूज इट। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग सो अटेंटिव, आप लोग बहुत अटेंटिव। कैन वी डू सेम वर्क विद एक्सेल? हाँ जी, एक्सेल में आप कर सकते हो, लेकिन देखिए अभी क्या है कि हमारे पास डेटा छोटा होता है, तो हम उसको एक्सेल में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वहां पे डेटा बहुत बड़ा होता है, ठीक है? तो उस वाले केसेस में कि हमें एक्सेल से आगे मूव होके हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे आना पड़ता है, और उस टाइम पे डीबीएमएस कंपलसरी हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी जब आप रिसर्च कर रहे होगे या फिर अभी आप जब यूज करोगे, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको एसक्यूएल ही चाहिए, मतलब आपको डीबीएमएस में ही स्टोर करना है, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है ना? यू अगर आपको एक्सेल में स्टोर करना है, यू कैन यूज इट, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक्स फॉर बीइंग सो अटेंटिव, थैंक यू सो मच, बाय।